काली बहू वर्सेस गोरी सौतन। ओसारे में बैठा बिरजू खुद से बातें कर रहा था। बिरजू, तू किसी काम का नहीं। पैसे की तंगी के चलते न तू 5 साल पहले अपनी पत्नी को बचा सका, न ही अपनी बेटी सलोनी का ब्याह रचा पा रहा है। बापू, यहाँ अकेले में बैठे हुए क्या बुदबुदा रहे हैं आप? अरे, अपनी बाप की बेबसी से तू बखूबी वाकिफ है बेटी। तेरी उम्र की सभी लड़कियों का ब्याह हो गया, जाने कितनी तो बाल बच्चेदार हो चुकी हैं। तेरी बदकिस्मती है बेटी जो तू गरीब के घर जन्मी है। पिताजी, आप खुद को क्यों कोसते हैं? सारा दोष तो मेरे काले भद्दे रंग रूप का है, जिसके चलते कोई भी मुझको अपनी बहू नहीं बनाना चाहता है। बिलासपुर गांव में रहने वाला बिरजू पेशे से एक लकड़हारा था जो सलोनी के संग रहता था। सलोनी का पक्का रंग हमेशा उसकी ब्याह में सैकड़ों बाधाओं को बढ़ाता था। एक रोज लीला और रमेश उनके घर आते हैं। बिरजू अपनी हैसियत से बढ़कर उनका स्वागत सत्कार करता है। आइए विराजिए बहन जी, कोई यहाँ तक आने में कोई तकल्लुफ तो नहीं हुई? अरे रे रे, पूछिए मत। एक तो आपके गांव की कच्ची सड़कें, हमारी कार का तो सत्यानाश हो गया। अरे हाल ही में पूरे 15 लाख की ली है। सलोनी आगे आकर सभी को चाय नाश्ता परोसती है और बिरजू कहता है, बताइए बहन जी, क्या सोचा आपने? रिश्ता मंजूर है, मगर बदले में 10 लाख दहेज, 4 चक्के की गाड़ी और घर का साज सामान तो आज के दौर में सब देते ही हैं। बस यही मांग है हमारी। अरे मगर दहेज का इतना दाम मैं गरीब बाप कहाँ से बंदोबस्त करूंगा? देखो भाई साहब, आपकी बेटी और मेरे बेटे का कोई मेल नहीं है। फिर अगर मैं इस काली लड़की को अपनी बहू बनाऊंगी तो बदले में कुछ तो चाहूंगी, और फिर मेरा बेटा ठहरा इकलौता। बहू बनने के बाद सब कुछ आपकी बेटी का ही तो होगा। ठीक है बहन जी, मुझे शर्त मंजूर है। सलोनी के ब्याह के लिए बिरजू अपना बसेरा बेचकर कई लोगों से कर्ज लेकर बेटी के ब्याह का दाम दहेज जोड़ लेता है, मगर उस बाप के कंधे कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं और यहाँ से शुरू होता है सलोनी के जीवन का नया सफर। ससुराल की चौखट पर लीला बेमन से उसका स्वागत करती है। बहू अपने काले कदमों से कलश को गिराकर भीतर आ जा। दुल्हन के जोड़े में सजी सलोनी सुहाग की सेज पर बैठी रमेश के आने की राह ताक रही थी। तभी रमेश भीतर कहता है, अरे ओ काली कलूटी, मेरे बिस्तर पर बैठने की तेरी मजाल कैसे हुई? अजी, ये क्या कह रहे हैं आप? अग्नि के साथ फेरे लेकर हम दोनों पति पत्नी के बंधन में बंधे हैं। बंद कर अपनी ये बकैती, अमावस की काली रात कहीं की। एक बात गौर से सुन ले, ये शादी सिर्फ मेरे लिए बोझ है। तो जैसी कुरूपा को कभी भी मेरी पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं होगा, समझी? रमेश सलोनी पर अपनी भड़ास निकालकर पांव पटकते हुए कमरे से बाहर चल देता है। सलोनी रोती बिलखती हुई कहती है, कभी सोचा ना था कि मेरा ये काला रंग मेरी शादीशुदा जिंदगी के शुरुआत के खातिर श्राप बन जाएगा। अगली सुबह रमेश सलोनी को सुनाकर कहता है, माँ, मैं शहर जा रहा हूँ, मेरे काम का तबादला हो गया है, मैं 6 महीने बाद लौटूंगा। ये कहकर रमेश शहर चला जाता है, जहाँ कंपनी में उसकी मुलाकात काया से होती है, जो उसके गोरे सुंदर रंग को देखकर रमेश उसके रूप का बखान करता है। गोरा दूधिया चेहरा, पतली कमर, तिरछी नजर, नागिन सी चाल, कौन है ये भला? नाम पूछने के लिए बात तो बढ़ानी पड़ेगी। रमेश आकर कहता है, हेलो मोहतरमा, मेरा नाम रमेश है। आज से तुम्हारी ज्वाइनिंग है, राइट रमेश? जी हाँ, आपने सही पहचाना। पहले ही दिन दोनों दोस्त बन जाते हैं और फिर दोस्ताना दिल्लगी में बदल जाती है। उनका प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि रमेश महीने भर के भीतर ही काया से शादी करके घर लौट आता है। रमेश के साथ काया को देखकर सलोनी स्तब्ध रह जाती है। लौट आया मेरे लाल? रमेश बेटा, कौन है ये अप्सरा? माँ, मेरी पत्नी और आपकी बहू काया है ये सुनकर सलोनी का मन टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू की बौछार बरसने लगती है। अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? आपकी पत्नी मैं हूँ। समाज के सामने आपने मेरे संग 7 फेरे लिए हैं। गुस्से में तिलमिलाकर रमेश उसे दूर फेंकते हुए कहता है, अपनी काली परछाई मुझसे और मेरी काया से दूर रखना। माँ जी, आप चुप क्यों खड़ी हैं? अरे अब इसमें मैं क्या बोलूं? अरे पति को रिझाना पत्नियों को भली भांति पता होता है। अब अगर तूने मेरे बेटे को खुश रखा होता तो क्यों लाता वो काया बहू को? माँ जी, आप भी बेटे के पक्षधारी में बोल रही हैं। धिक्कार है आप जैसी सास पर। सलोनी के स्वर सुनकर लीला उसके बाल पकड़कर उसे मारने लगती है, जिसके बाद तीनों मिलकर उस पर ताड़ने बरसते हैं। जा जाकर मर किसी गुमनाम गली में, अब यहाँ तेरी कोई जरूरत नहीं है।
जैसी चांद सी बीवी की चाहत मुझे थी, वो कमी काया ने पूरी कर दी। सलोनी के काले सूरत के चलते उसके जीवन में घोर अंधेरा छा जाता है। वह अपने पिता के पास आती है, जहां उसे सारा वृतांत पता चलता है। मेरे ब्याह के लिए पिताजी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। सलोनी, अब साबित कर दे कि तू अबला नहीं। सलोनी गांव में ही रहकर कुछ लोगों की मदद से वह अपनी 12वीं के बाद की पढ़ाई शुरू करती है। वह दिन भर साज श्रृंगार का सामान बेचती और जब सारा गांव शहर नींद के आगोश में होता, वह देर रात जागकर पढ़ाई करती। उसकी ये मेहनत रंग ले आई, जिससे आज वह जज के रूप में उभर कर आती है। भगवान, तूने मेरा सपना साकार कर दिया। बतौर जज बनकर आज पहली सुनवाई सुनने जा रही मुझे पर रख देना कि जज के तख्त पर बैठकर मेरे हाथों वही न्याय हो जो सही एवं सटीक हो। सलोनी काला पोश का पहरावा पहने आकर अदालत के ऊंचे तख्त पर बैठ जाती है। तभी रमेश और काया अदालत में दस्तक देते हैं। सलोनी को जज की वेशभूषा में देख तीनों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। अरे माँ, ये तो सलोनी है। आखिर ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? तो क्या जिस दंपति का आज तलाक होना निश्चित हुआ है, वो मेरी ये गोरी सौतन है? सलोनी, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं। तू ना ही किसी की बहू और ना ही ये तेरी सौतन। तू सिर्फ यहाँ की न्यायाधीश है। कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहिबा, हम दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने इससे शादी रचाई। रमेश, भूलना मत, तुम ही काया के कायल हुए थे और शादी की पहल भी तुमने ही की थी। अरे जो शख्स अपनी पहली पत्नी का ना हुआ, वो मेरा क्या होगा? ऑर्डर, ऑर्डर। ये अदालत है, आपका घर नहीं। शांति बनाए रखें। एक रिश्ते की बुनियाद सच पर टिकी होती है, मगर आप दोनों ने साथ मिलकर किसी से विश्वासघात किया। मिस्टर रमेश माथुर, पहली पत्नी के रहते आपने दूसरी शादी की, जो कि कानूनन जुर्म है। इसलिए शादी ही बेबुनियाद है तो तलाक कैसे हो सकता है? जज साहिबा, क्या सबूत है आपके पास? आप मेरे बेटे पर यूं बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकती। मिसेस लीला माथुर, सबूत आपके सामने बैठी है। तुम तीनों ने मिलकर मेरे साथ जो किया, मैं चाहूं तो अपने ओहदे का इस्तेमाल करके इसी पल छिन आप तीनों के हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां पड़वा सकती हूँ, मगर मेरे पिता की परवरिश मुझे ये करने की इजाजत नहीं देती। कोर्ट अपना फरमान सुना चुकी है, ये तलाक रद्द किया जाता है। अंत में जाते हुए सलोनी रमेश से कहती है, अब सारी उम्र ये ब्याह तुम दोनों के खातिर बंधक बना रहेगा। मिस्टर रमेश, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपने जीते जी सौतन को नहीं सह सकती। सिर्फ इंसान की सूरत ही सब कुछ नहीं, उसकी सीरत भी मायने रखती है। भले मेरी सौतन गोरी और मैं काली हूं, मगर मेरी काया हिम जितनी श्वेत है, ना कि तुम तीनों जैसी कपटी। सलोनी की सच बोली सारी उम्र रमेश को कुरेदने का काम करती है। सच है साथियों, एक समय के बाद रूप का आकर्षण तो समाप्त हो जाता है, मगर व्यक्तिगत छवि अपने पीछे गहरी छाप छोड़ जाती है। एक टीवी वाली 5 बहुएं। जैसे ही घड़ी की सुई 8 पर पहुंचती है, कुंती की 5 बहुएं हॉल में लगी टीवी के आगे आकर जमावाड़ा लगाते हुए रिमोट पर धावा बोलती हैं और रूबी कहती है, छोड़ दो। वही तो जेठानी जी, जिद मत करो, छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? टीवी के रिमोट पर हाथ पहले मेरा पड़ा था, पर नजर पहले मेरी गड़ी थी। अरे टीवी के पीछे लड़ते झगड़ते कहीं देर ना हो जाए, तब तक हमारा पसंदीदा प्रोग्राम खत्म ही ना हो जाए। मानवी की बच्ची, तू तो चुप कर। सारा दिन मजे से टीवी के आगे नजरें गड़ाए बैठी हुई थी। अरे मैंने क्या तुम्हारी आंखों पर डेरा डाले रखा था? हम चारों की पसंद तुमसे एकदम अलग जो ठहरी। तुम्हें तो सिर्फ मर्द वाले शो पसंद है। कभी कुश्ती देखती हो, कभी क्रिकेट। अरे तो क्या, जैसे सास बहू और साजिश देखूं? अरे ओ मानवी, ये साजिश से भरी हुई सीरियल तो जेठानी जी को ही मुबारक हो। मैं तो सिर्फ सुर संग्राम देखती हूँ। अरे लाओ रिमोट, मेरे शो का समय हो चला है। अरे सुर संग्राम सीरियल देखकर कौन सा तुम स्वर कोकिला बन जाओगी? अरे जेठानी जी, सुर संग्राम सीरियल नहीं है, रियलिटी शो है। 5 बहू के बीच टीवी देखने को लेकर जबरदस्त भिड़ंत शुरू हो जाती है। ऐसे में रिमोट की छीना झपटी तो होनी ही थी। सभी रिमोट उनके हाथों से छूटकर दूर खड़ी कुंती के पास पहुंच जाता है। शाबाश मेरी बेशरम बहू। 8 बजे और तुम पांचों के बीच मनोरंजन को लेकर महाभारत न छिड़े। भला ऐसा किसी दिन होता है क्या? तभी पांचों अपनी अपनी दलीलें पेश करती हैं। देखो ना सासू माँ, मैं इस घर की बड़ी हूँ, इसके बावजूद भी ये चारों एक टीवी के पीछे कैसे मुझसे लड़ झगड़ रही हैं। वाह जी वाह जेठानी जी, तो एकदम सास बहू की सीरियल वाली साजिश रच रही हैं। क्योंकि जेठानी ही एक दिन मेरे सुर संग्राम शो के लिए आप अपने सीरियल का त्याग नहीं कर सकते।
अरे मेरी समझदार सासू माँ की बेवकूफ बहुओं, क्यों बेवजह लड़ने झगड़ने में वक्त बर्बाद कर रही हो? साफ तौर से समाचार लगा लो, देश भर की खबरें आ रही होंगी। निशा भी ना जब मुंह खोलेगी उल्टा ही बोलेगी। अरे एक टीवी के पीछे हम 5 बहुओं के बीच घर में क्या कम माहौल बिगड़ा हुआ है जो तुम इसमें देश भर की चिंता और शुमार करना चाह रही हो? टीवी के पीछे 5 बहुओं के बीच हो रही तू मैं देख कुंती बौखलाकर जोर से चीखती है। बस बंद करो, पांचों की पांचों अपनी बकैतियां। एक टीवी के पीछे 5 कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रही हो? बिना चू चपड़ किए शांति के साथ बैठकर एक सीरियल संगीत नहीं सुन सकती? कुंती का भड़का हुआ स्वरूप देखकर योगिता जोरदार तालियां बरसाते हुए कहती है, वाह माँ जी, गजब, आपने तो मजा ही दिला दिया। आपकी आवाज सुनकर शोले का गब्बर याद आ गया। शोले से याद आया, आज जी सिनेमा चैनल पर 9 बजे शोले फिल्म आने वाली है। सास बहू साथ बैठ कर देखेंगे। वाह, नहीं नहीं, क्या बात है। सास की एक बात भेजे में भले ना घुसे, मगर टीवी पर आने वाला हर एक शो संगीत के बोल का बखूबी अता पता है तुझे। ये सुनकर चारों मंद मंद मुस्कुराने लगती हैं। ये बात सिर्फ योगिता बहू पर ही नहीं, बची हुई तुम चारों पर भी लागू होती है। जाओ जाकर पांचों खाना परोसो। कभी ये जी में नहीं आता कि पांचों साथ मिलकर संजीव कुमार की रसोई से कुछ नया खान पान सीख लें। रसोई घर में आते ही टीवी के पीछे फिर से लड़ने लगती हैं। सारे फसाद की जड़ तुम चारों हो। काश कि मैं इस घर की इकलौती बहू होती, तुम मजे मारकर आराम से टीवी देख सकती। मेरा सुर संग्राम शो खत्म हो गया। अरे ओ ध्वनि, ज्यादा सुर संग्राम किया ना तो रसोई कहीं कुश्ती के मैदान में ना बदल जाए। आवाज सुनकर एक बार फिर कुंती वहाँ आकर कहती है, एक पल के लिए भी तुम पांचों लुगाई के बीच खटर पटर बंद नहीं हो सकती। ऊपर वाले को भी इन पांचों पनौतियों को मेरे पल्ले ही मढ़ना था। ऐसे ही एक दिन बीत जाता है। अगली सुबह ध्वनि जल्दी टीवी के आगे पसर कर संगीत सुन रही थी। तभी मानवी रिमोट उठाकर चैनल चेंज कर देती है। अरे ओ मेरी सास की बड़ो बहू, टीवी का चैनल किससे पूछकर चेंज किया? 10 बज चुके, आज सोनी पर WWE शुरू होने वाला है, मगर अभी तो पूरे 5 मिनट बाकी हैं। अरे क्या पता शो पहले ही शुरू हो गया तो? दोनों के बीच ही बहस छिड़ जाती है। तभी कुंती देवी वहाँ आकर माथा पकड़ते हुए कहती हैं, लो जी, मनोरंजन के पीछे इनकी महाभारत सवेरे सवेरे ही शुरू हो गई। सासू माँ, मुझे रेसलिंग शो देखना है। ध्वनि से कहिए रिमोट मुझे दे दे, वरना क्या कर लोगी तुम? सीधे तौर से रिमोट मुझे सौंप दो, वरना सूद दी जाओगी। चुप करो दोनों, ये मेरा घर है, मार काट का मैदान नहीं जो खुले सांड की तरह लड़ रही हो। तभी बाकी तीनों भी वहाँ पधार जाती है और रूबी कहती है, अरे 10 बज गए, जल्दी से स्टार गोल्ड लगाना, संडे स्पेशल में हम साथ साथ हैं, फिल्म शुरू होने वाली है। तुम 3 बंदरियों की ही कमी बची थी। अरे इस रिमोट और टीवी की सर्वोपरि हकदार मैं हूँ। ऐसा क्यों? अरे कल रात रिमोट का सेल समाप्त हो गया था और पूरे 15 रुपए देकर मैंने 2 सेल खरीद कर लेकर आई हूँ, तो हुई ना रिमोट की असली हकदार। इसलिए आज सारा दिन समाचार चलेगा। अरे ऐसे कैसे? भूलो मत, डिश का रिचार्ज मेरे बैलेंस से होता है और वो सारे पैसे मेरे ही 5 पांडव के जेब से मांजे जाते हैं। क्यों बहू, अपनी सास को बेवकूफ समझा है? अब ये तय कर लो कि साथ बैठकर हम साथ साथ देखना है समाचार, देखना है संगीत या फिर कुश्ती। मुझे हम पांचों को टीवी के पीछे लड़ते खुद भी अच्छा नहीं लगता है। बेहतर होगा कि आप हम पांचों के कमरे में अलग अलग टीवी लगवा दो। अरे मेरे बेटे कोई सरकारी मुलाजिम या टाटा बिरला नहीं जो पल भर में 5 टीवी आ जाएं। इस एक टीवी से ही चुपचाप काम चलाओ, वरना रिमोट ले जाकर बक्से में बंद कर दूंगी। फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मिसाल तो समझ ही गई होगी। रिमोट के बंद होने की बात सुनकर पांचों के बीच जैसे भरत मिलाप उभर आता है। पांचों साथ मिलकर टीवी देखने लगती हैं, मगर कुंती के जाते ही पांचों लड़ने झगड़ने लगती हैं। तुम पांचों फिर शुरू हो गई? अरे तंग आ गई हूँ मैं। जी तो करता है गंगा में जाकर बैठ जाऊं। ये टीवी ना होकर जैसे तुम पांचों बहुओं के लिए लाइलाज टीवी की बीमारी बन गई है। अब से हर एक दिन तुम पांचों में से हर जन अपने पसंद की सीरियल संगीत देखेगा, मगर उस पल दूसरा वहाँ मौजूद नहीं होगा। ठीक है माँ जी, हमें मंजूर है। कुंती के कहे अनुसार पहले दिन ध्वनि संगीत सुनती, दूसरे दिन योगिता समाचार, तीसरे दिन रूबी सीरियल देखती और चौथे दिन मानवी कुश्ती और 5वें दिन निशा कार्टून देखती। मगर टीवी के रहते भी वो पांचों एक समान खालीपन महसूस कर रही थी। फिर एक रात जैसे ही हॉल में आती हैं, तो वो देखती है कि उसकी पांचों बहू एक साथ सोफे पर पसरी एक ही शो देखते हुए ठहाके मार रही थी। अरे तुम पांचों एक साथ? आज सवेर का सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उगा था क्या, जो महाभारत भरत मिलाप में बदला दिख रहा है? माँ जी, अब ये भरत मिलाप आपको अपनी पांचों बहुओं के बीच रोजाना देखने को मिलेगा। हम पांचों हमेशा टीवी के पीछे लड़ती तो थी, मगर इन 5 दिनों के पड़ाव में हमें सबक मिल गया। हाँ माँ जी, जो सुकून साथ बैठकर टीवी देखने में है, वो अकेले कहाँ है। तो आखिरकार मेरा ये पैतरा काम कर ही गया। मेरी पांचों बहुओं, इस बात को गांठ बांध लो, जो खुशी आपसी साझेदारी सहमति में शामिल होती है,
उसे ही कहते हैं परिवार का प्यार। माँ जी, मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार। अब शगुनी बहू। वीरपुर गांव में रहने वाली शारदा का इकलौता बेटा था मानव। शारदा की देवरानी थी शीला, जो बेहद ही रूढ़िवादी सोच की औरत थी। वो अपनी दबी कुचली सोच से अक्सर शारदा के कान भरने का काम करती थी। चारों ओर चहल पहल मची हुई थी, क्योंकि आज शारदा के बेटे मानव की सगाई भार्गवी की बेटी लक्ष्मी के साथ होने वाली थी। जैसे ही लक्ष्मी बैंक्वेट हॉल में पहुंचती है कि एकाएक बिजली कट जाती है। इसी बीच शीला कटाक्ष बातों का कहर ढाती हुई कहती है, राम राम राम, ये कैसी अपशगुनी बहू तलाशी है आपने बड़ी पहुंचाई, जिसके काले कदमों से बैंकेट हॉल में बदहाली छा गई थी। इस बात पर शारदा शीला को टोकते हुए कहती है, ये कैसी बातें करती हो, शगुन अपशगुन जैसा कुछ भी नहीं होता। शारदा लीला की पुरानी सोच को साइड में रखकर सगाई की रस्मों को शुरू करती है, जिसके बाद अचानक शारदा के पति गजोधर को दिल का दौरा पड़ता है। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? गहरी सांस लीजिए। मौके का फायदा उठाकर शीला एक बार फिर मंथराई के मन से कहती है, दो ही पलों में दो बड़ी भारी दुर्घटनाएं। अरे ये अपशगुन नहीं तो और क्या है बड़ी भौजाई। मेरी बात मानो तो इसी पल ये रिश्ता तोड़ दो। मुझे इस लड़की के नक्षत्र और इसकी दशा कुछ ठीक नहीं जान पड़ती। शीला की भली बुरी बातें लक्ष्मी के भीतर सनसनी मचाकर रख देती हैं और वो मन में कहती है, हे ईश्वर, मेरे दामन पर लगा ये अपशगुन का दाग धो दे प्रभु, वरना। एकाएक जमीन पर औंधे मुंह पड़ा गजोधर अपने पैरों पर दृढ़ खड़ा हो जाता है, जैसे मानो आसमान में रहने वाले ईश्वर ने लक्ष्मी के मन की मुराद सुनकर पूरा कर दिया हो। इस पर मानव लक्ष्मी का साथ देते हुए कहता है, क्यों शीला चाची, अब आपके पास कोई शब्द नहीं कहने को? ये शगुन अपशगुन जैसी मान्यताओं को बढ़ावा देकर क्यों आप समाज में लड़कियों का जीना दुश्वार करती हैं? मानव के मुंह से इतना कुछ सुनकर सन की शीला पैर पटकते हुए वहां से 9-2-11 हो जाती है। सगाई के कुछ ही दिनों बाद मानव और लक्ष्मी शादी के बंधन में बंध जाते हैं और मानवी ससुराल की चौखट पर कदम रखती है। लक्ष्मी बहू, चावल के कलश को अपने शुभ कदमों से बिखेर कर गृह प्रवेश करो। लक्ष्मी पांव आगे बढ़ाकर जैसे ही कलश को पैर लगाती है, दूर जाकर शारदा के सिर पर लग जाता है, जिसके साथ उसके सिर लहूलुहान हो जाता है। अही माँ! अरे रे रे, बेड़ा गर्क हो इस अपशगुनी का। अभी तो ससुराल में पाँव पड़े भी नहीं और बेचारी बड़ी भौजाई का कपार फोड़ दिया। शारदा पूरी तरह से शीला की बातों में आकर इस बार मानो घायल शेरनी बन जाती है और अपनी नई नवेली बहू को झड़पते हुए कहती है, अरे तेरी आंखें हैं कि बटन, मेरा खून बहाकर किस बात का बदला निकाला है तूने? सास का बदला स्वर बहू बनकर आई लक्ष्मी के मन में घर कर जाता है। फिर सभी औरतें भी उसे अपशगुनी होने के अलग अलग ताने देकर चलती बनती हैं। अगली सुबह मानव काम पर रवाना होने को रुख करता है। माँ, मैं चलता हूँ। शाम को शारदा के पास एक फोन कॉल आता है और बौखलाकर अपनी बहू पर बरसते हुए वो कहती है, अरे ओ कुलक्षणी, अपशगुनी, कहाँ मर गई, नीचे आ। लक्ष्मी दौड़कर अपनी सास के पास आती है और लड़खड़ाती जुबान से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप इतनी उखड़ी हुई क्यों लग रही हैं? हरामजादी, जब से तेरे कदम घर में पड़े हैं, एक न एक अपशगुन हुए जा रहा है। मेरा बेटा अस्पताल में है, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मैं कहती हूँ निकल जा मेरे घर से। शारदा बेरहमी से बहू के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर निकालने लगती है। तभी मानव बैसाखी के सहारे घर लौट कर आता है। माँ, अरे बाल छोड़िए लक्ष्मी के। अरे बेटा, तू नहीं जानता, ये सचमुच अपशगुनी है। जाने क्या सोचकर इसकी डायन माँ ने इस कुलक्षणी का नाम लक्ष्मी धरा। अरे ये मेरे घर को खा जाएगी, मैं इसे अपने घर की खुशियां खाने नहीं दूंगी। माँ, आप ये दकियानूसी बातें कर रही हैं? लक्ष्मी हाथ जोड़कर रोती बिलखती हुई अपनी सास के कदमों में गिरकर कहती है, माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। मेरे माँ बाबूजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे। एक बेटी की डोली उसके मायके से उड़ती है, मगर उसकी अर्थी उसके ससुराल से। मुझे मार डालिए, मगर जाने को ना कहिए। मैं कुछ नहीं मांगूंगी, एक कोने में पड़ी रहूंगी। मैं तुझे इस घर में एक ही शर्त पर रहने दूंगी कि आज से तू मेरे बेटे के आसपास भी नहीं भटकेगी। बोल, मंजूर है? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस मुझे ससुराल की चौखट लांघने को मत कहिए। शारदा पूरी तरह से शीला के बढ़ावे में आ चुकी थी, जिससे उसे अपनी बहू अब और अपशगुनी जान पड़ती थी। बेटे और बहू के जाते ही शारदा खुद से कहती है, ससुराल का शासन किसे कहते हैं, ये मैं इस अपशगुनी को एहसास कराऊंगी।
खुद ब खुद मेरा घर छोड़कर चली जाएगी। तड़के भोर शारदा जमीन पर सोई लक्ष्मी के मुंह पर एकदम ठंडा पानी उड़ेल कर लात लगाकर उठाती हुई कहती है, अरे ओ मनहूस कुलक्षणी बहू, चल सूर्योदय से पहले सारा काम निपटा दे, और याद रहे अपनी अपशगुनी सूरत घूंघट की आड़ से बाहर मत पड़ने दियो। लक्ष्मी ढहकती हुई कामकाज खत्म कर देती है और तभी गजोदर को खाते वक्त जोरदार बेचैनी होती है। शारदा, अरे शारदा। अजी अजी क्या हो गया आपको? लक्ष्मी झटपट गजोदर की छाती पर हाथ धरकर कहती है, बाबूजी लंबी लंबी सांसें लीजिए। अरे कुलक्षणी, तू अपनी ये मनहूस परछाई लेकर दूर हट मेरे पति से। थोड़ी देर में घर में डॉक्टर हाजिर होता है और गजोदर की जांच पड़ताल करके कहता है, डॉक्टर, बाबूजी को क्या हुआ था? अरे अपशगुनी, तू हट परे। तेरी ही सूरत देखकर मेरे पति पर ग्रह का चक्र मंडराने लगा होगा। देखिए, इन्हें पैनिक अटैक आया था। वो तो शुक्र है कि सही समय पर आपकी इस बहू ने, जिसे आप अपशगुनी कह रही है, उन्होंने अगर इनके चेस्ट पेन पर अपना पैंतरा ना आजमाया होता तो शायद आज मिस्टर गजोदर आंखें मूंद चुके होते। डॉक्टर की बात शारदा की भटक खोलने ही वाला था कि शीला कहती है, अरे शारदा भौजाई, ये डॉक्टर लोग तो कुछ भी चोचलेबाजी करते हैं। ये क्या ग्रहों की चाल और नक्षत्र के बारे में बताएंगे? याद नहीं, सगाई में रोशनी का बुझना, जेठ जी का औंधे मुंह जमीन पर गिर जाना, और मानव बितवा का बैसाखी पकड़ना, और तो और आज एक किस्सा बहुरानी के अपशगुनी होने की बात को एकदम पुख्ता तौर से पूरा कर रहा है। ये सुनकर लक्ष्मी की आंखों से टप टप आंसू बरस पड़ते हैं। तभी वो आंसू पोंछकर कहती है, बस चाची जी, बहुत सुन ली मैंने आपकी ये चोचलेबाजी, बहुत सहकर देख लिया। मगर मुझे अपशगुनी कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। ब्याह के तुरंत बाद ही चाचा जी चले गए। मेरा तो सुहाग आबाद है और मैं कोई बांझ पखेरू भी नहीं, मगर आपने तो सब कुछ खो दिया है। और असल मायने में अपशगुनी कौन हुआ, मैं कि आप? ये सुनकर गुस्से से तिलमिलाई शीला आगे बढ़कर जैसे ही उस पर हाथ उठाती है, तभी शारदा बीच में आकर कहती है, बहुत सही कह रही है शीला, दूसरों की बेटियों पर दोष लगाना बहुत आसान है। सोचो शीला, अगर यही अपशगुनी का बुरा बर्ताव तुम्हारी कोख से जन्मी बेटी के संग होता तो कितना कलेजा दुखता। मैंने तुम्हारी बहकी बातों में आकर इन दबी कुचली बातों पर भरोसा किया। शगुन अपशगुन जैसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारी सोच का असर है। बहू, अपनी सास को माफ कर दे। लक्ष्मी की बात न सिर्फ उसकी सास शारदा बल्कि सदियों पुरानी कुरीति में जकड़ी शीला को भी बदल कर रख देती है। उस रोज शीला जैसे ही अपनी सोच के साथ सदमे में साफ दिखाई पड़ रही थी और अंत के साथ शीला कहती है, बहू, मुझे माफ कर दी। पुरानी रीति में पढ़कर ये सब कुछ सोचना स्वाभाविक है, मगर आज समझ आया ये शगुन अपशगुन की सोच, नजर और नजरिए की बात है। लक्ष्मी का एक कदम न सिर्फ उसे उसकी सही औकात दिखाता है बल्कि आस पड़ोस को भी उनकी सोच सही करके रख देता है। विशाल जामुन से निकले चुड़ैल के बच्चे। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं। रात के समय एक करण नाम का लड़का अपनी बाइक पर किरण नाम की लड़की को बिठाकर अपने घर की तरफ ले जा रहा होता है कि तभी बीच में एक फाटक पड़ता है। अरे अरे, मैं तो जानता ही था, जब मैं यहाँ से निकलता हूँ यह फाटक अचानक से लग जाता है। अब हमें यहाँ पर इंतजार करना होगा। अरे जान, और कितना इंतजार करवाओगी? जल्दी से घर ले चलो, मैं बहुत थक गई हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, बस कुछ ही देर में ये फाटक अपने आप खुल जाएगा और फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। फाटक पर अचानक से हवाएं चलने लगती हैं, जिसके बाद वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की रोने की आवाज आने लगती है। तभी करण को ये बच्चों के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है और वो पीछे बैठी हुई अपनी गर्लफ्रेंड किरण से कहता है, अरे मुझे यहाँ पर बच्चों के रोने की आवाज आ रही है, क्या तुम्हें भी किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है? किरण उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। फिर वो चुपचाप बैठा फाटक के खुलने का इंतजार कर रहा होता है। तभी करण दोबारा से कहता है, मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं तुम्हारी और अपनी शादी की बात अपने माता पिता से करूं। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? किरण उसकी इस बात का भी कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद करण बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और गुस्से से पीछे की तरफ मुड़कर देखता है और कहता है, अरे मैं क्या पागल हूँ जो तुमसे इतनी देर से बात कर रहा हूँ? क्या तुम्हें मेरी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही? जैसे ही करण पीछे
पीछे मुड़कर देखता है, उसे अपने पीछे एक बहुत ही भयानक चुड़ैल बैठी हुई नजर आती है। जिसके बाद वो बहुत बुरी तरह डर जाता है और डरते डरते बाइक से उतर जाता है। जैसे ही बाइक से उतरता है, चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। जिसके बाद चारों तरफ अचानक से बच्चे के रोने की आवाजें आने लगती हैं। अरे ये क्या किरण, कहाँ गायब हो गई? और ये बच्चों के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? तभी उसे फाटक पर एक जामुन का पेड़ दिखाई देता है, जिसके ऊपर उसकी गर्लफ्रेंड किरण एक बहुत ही भयानक चुड़ैल के रूप में बैठी होती है। अरे ये क्या, किरण इतनी भयानक चुड़ैल कैसे बन सकती है? और वो उस जामुन के पेड़ पर क्या कर रही है? तभी चुड़ैल करण को देखकर बहुत जोरों से हंसती है। आखिरकार मुझे मेरे बच्चों के लिए बाप मिल ही गया। अजी सुनते हो, जरा यहाँ पर तो आओ। चुड़ैल का ये बर्ताव देखकर करण बहुत अचंभित रह जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता। तभी चुड़ैल अपनी जामुन के पेड़ से एक जामुन तोड़ती है और उसे करण की तरफ फेंकती है। जैसे ही वो जामुन करण के पास पहुंचते हैं, वो जामुन एक बहुत ही बड़े विशाल जामुन में बदल जाता है, जिसे देखकर करण एकदम से घबराने लगता है और कहता है, अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी उस जामुन के अपने आप 4 हिस्से हो जाते हैं और उसके अंदर से चुड़ैल के छोटे छोटे बच्चे निकलकर बाहर आ जाते हैं, जो बहुत ही जोर जोर से रो रहे होते हैं। चुड़ैल उनके रोते ही उनके पास पहुंच जाती है और करण से कहती है, तुम मेरे बच्चों को रुला रहे हो, इन्हें जल्दी से चुप कराओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी यहीं मार दूंगी। चुड़ैल के कहने पर करण चुपचाप उन बच्चों को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन देखते ही देखते वो सभी बच्चे करण के ऊपर चिपक जाते हैं और उसे धीरे धीरे खा जाते हैं। कुछ ही देर में फाटक खुल जाता है और चुड़ैल अपने भूतिया बच्चों के साथ वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के सभी लोगों को फाटक पर हड्डियों के कंकाल दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते ही गांव वाले समझ जाते हैं। अरे हो ना हो, ये उस चुड़ैल और उसके भूतिया बच्चों का ही काम है। देखो तो जरा, जो भी ये मरने वाला इंसान है, इस बेचारी की तो पहचान करना भी बड़ा मुश्किल है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो चुड़ैल अपने जामुन से निकले भूतिया बच्चों के साथ हम सभी को मार देगी। अरे इस तरह डरती रहोगी तो उस चुड़ैल का सामना कब करोगी? मैं तो कहती हूँ चुड़ैल को इस गांव से भगाने की कोशिश करो। लेकिन हम लोग चुड़ैल का सामना कैसे करेंगे? वो तो बहुत भयानक है और उसके साथ उसके जामुन से निकले हुए भूतिया बच्चे तो और भी ज्यादा खतरनाक हैं। एक बार अगर उनमें से किसी ने हम लोगों को खाना शुरू किया तो वो जब तक हमें पूरा नहीं खा लेंगे तब तक वो हमें नहीं छोड़ेंगे। मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, वो ऐसी चुड़ैल को बहुत अच्छे से वश में कर लेते हैं। मैं आज ही उन्हें अपने गाँव में बुला लूंगा। राकेश की बात सुनकर गांव के सभी लोग उसकी बात पर सहमत होते हैं। जिसके बाद शाम होते होते राकेश तांत्रिक बाबा को लेने के लिए निकल जाता है। रात के समय राकेश तांत्रिक बाबा को उसी फाटक पर लेकर पहुंचता है। उस फाटक पर पहुंचते ही ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, जिससे तांत्रिक बाबा को महसूस होता है, मुझे अभी महसूस हुआ यहाँ बहुत भयंकर काली शक्तियाँ हैं, हम बहुत ही मुश्किल से उनका सामना कर पाएंगे। ये सुनते ही राकेश तांत्रिक से कहता है, बाबा आप तो बहुत प्रसिद्ध बाबा हो, हमारे गांव को बचा लो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके अलावा हमारी और कोई दूसरी उम्मीद नहीं है। हमारी उम्मीद को मत तोड़ो और हमें चुड़ैल से मुक्ति दिला दो। तुम चिंता मत करो बालक, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। ऐसा कहकर तांत्रिक अपने झोले से 2 हड्डियां निकालता है और उनके ऊपर मंत्र पढ़ना शुरू करता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जैसे ही वो पूरा मंत्र पढ़ लेता है, उन दोनों हड्डियों के अंदर से धुआं निकलने लगता है, जिसके बाद अचानक से वहां चुड़ैल अपनी एक बहुत बड़ी विशाल जामुन के साथ प्रकट होती है। तुझे क्या लगा तू मुझे यहाँ रोकने आया है और मैं तेरे कहने पर रुक जाऊंगी तांत्रिक? देख अब मैं इन गांव वालों के साथ और कितना बुरा हाल करती हूँ। आखिर तू ऐसा क्यों कर रही है? इन सब के पीछे क्या वजह है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं मेरे साथ क्या हुआ? वो सिर्फ मैं जानती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जब तक बताओगी नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मुक्ति कैसे मिलेगी? मुझे मुक्ति नहीं चाहिए,
मुझे तो बदला चाहिए। तांत्रिक कई बार चुड़ैल से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे नहीं बताती, जिसके बाद तांत्रिक मंत्रों का जाप करना शुरू कर देता है। मंत्र के जाप से चुड़ैल के कानों में दर्द होने लगता है और वो तड़पते हुए कहती है, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब सीधी तरह मुझे ये सब कुछ सच सच बता दे, नहीं तो आगे इससे भी बहुत ज्यादा बुरा करूंगा। नहीं नहीं, मैं सब कुछ सच बताती हूँ। कुछ समय पहले की बात है, मैं इस पेड़ से जामुन तोड़कर गांव में बेचा करती थी। इससे मेरा अच्छा खासा गुजारा हो जाया करता था। वहीं दूसरी तरफ मेरे पास अनाथालय के कुछ अनाथ बच्चे भी थे। जब मैं अनाथालय में नौकरी करती थी तो इन सभी बच्चों को मुझसे बहुत लगाव हो गया था। जब मैंने वहां से नौकरी छोड़ी तो ये बच्चे मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक पहुंच गए, जिसके बाद मुझे इन बच्चों पर ममता आ गई और मैं जामुन बेचकर अपने साथ साथ इन बच्चों का भी ख्याल रखने लगी। लेकिन ये सब गांव वालों को अच्छा नहीं लग रहा था और उन्होंने मुझे जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ने के लिए मना कर दिया। मैं उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, जिसकी वजह से मुझे कई दिन अपने अनाथ बच्चों के साथ भूखा ही गुजारा करना पड़ा। जब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं अपने इन सभी अनाथ बच्चों को इस जामुन के पेड़ के पास ले आई और इनके साथ साथ अपनी भी फांसी लगा दी, लेकिन मरने के बाद हमें मुक्ति नहीं मिली। तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसमें गांव के सभी लोगों की तो गलती नहीं है। कुछ चंद लोगों की गलती के लिए तुम गांव के सभी लोगों को क्यों परेशान कर रही हो? मेरी बात मानो और यहाँ से चली जाओ। ठीक है, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ से मुक्त नहीं हो पा रही हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ से मुक्ति दिलाने के लिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अगले दिन सवेरे तांत्रिक बाबा एक बहुत बड़ा हवन शुरू करता है और जैसे ही हवन पूरी तरह संपन्न हो जाता है, चुड़ैल अपने विशाल जामुन के साथ वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। रात का समय होता है। दो सास बहू हाथों में झोले लिए जंगल के अंदर से गुजर रही होती हैं। अरे बहू जल्दी जल्दी चल, बहुत जोरों से भूख लगी है, कहीं रुककर तंदूरी चिकन भून कर खाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, भूख तो मुझे भी बहुत जोरों से लगी है, लेकिन माँ जी हमारे पास अभी आखिरी मुर्गी बची है। कोई बात नहीं बहू, आखिरी मुर्गी है तो क्या हुआ, अब हम इसे आखिर मुर्गी की तरह ही बनाएंगे और इसका स्वाद ऐसा होगा ना कि हम इसे खाते खाते अपनी उंगलियां भी चाट जाएंगे। दोनों सास बहू एक नदी किनारे रुक जाती हैं, जिसके बाद रूपा जंगल से कुछ लकड़ी इकट्ठा करती है और आनंदा मसाले तैयार कर लेती है। देखते ही देखते आनंदा मुर्गी को अच्छे से मिर्च मसाले लगाकर उसका तंदूरी चिकन बना देती है, जिसके बाद दोनों सास बहू वहीं आराम से बैठकर चिकन खाती हैं। माँ जी यहाँ से अब हम लोग कहाँ जाएंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। हम जिस भी गांव में रहते हैं उस गांव के लोग हमें निकाल देते हैं। हाँ बहू, इस बार तो उन गांव वालों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उन्होंने तो हमारे चिकन तंदूरी भी फेंक दिए और तुम्हें पता है कितना भला बुरा कहा उन्होंने। हाँ माँ जी मुझे सब याद है। अरे चिकन खाना कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है, जितनी बड़ी बात इन गांव वालों ने बना दी है। इन गांव वालों के चलते कई बार हमें चिकन खाने के लिए नहीं मिला। हाँ लेकिन तू चिंता मत कर बहू, एक ना एक दिन ये सब ठीक हो जाएगा और फिर हमें कोई चिकन खाने से नहीं रोकेगा। चलो माँ जी पुरानी बातों को पीछे ही छोड़ देते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। जिंदगी की इस नई शुरुआत में नई बातें करते हैं। सही कहा बहू तूने, देखो तो सही कितना स्वादिष्ट लग रहा है ये चिकन तंदूरी। पता नहीं क्यों लोगों को चिकन खाना पसंद नहीं है। कहीं अगले गांव में भी हमारे साथ ऐसा ही ना हो, वहाँ के लोग भी हमें अगर गांव से निकाल देंगे तो फिर हमारे पास तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। तू चिंता मत कर बहू, इस बार सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दे, मैं अपने आप सब कुछ देख लेगा, वह हमारे साथ बुरा नहीं होने देगा। रूपा और आनंदा दोनों तंदूरी चिकन खाकर वहीं सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है वो दोनों दूसरे गांव की तरफ चल पड़ती हैं। जैसे ही वो दोनों दूसरे गांव में पहुंचती हैं, उन्हें उस गांव के अंदर ढेर सारी मुर्गियां यहाँ वहां दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें देखते ही रूपा के मुंह में पानी आ जाता है और वो अपनी सास आनंदा से कहती है, अरे वाह माँ जी, देखो कल रात हमारे हाथों में आखिरी मुर्गी थी और अब देखो यहाँ पर कितनी सारी मुर्गियां हैं। लग रहा है जैसे मैं तो किसी सपने में आ गई हूँ। अब तो यहाँ हम पेट भर के मुर्गियां खाएंगे। अरे बहू मैं ना तुझसे कह रही थी कि भगवान हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेगा। चल अब जल्दी से इसमें से एक मुर्गी पकड़ ले, भूख बहुत जोरों से लगी है, खाने का इंतजाम भी तो करना है। सुबह शाम मुर्गे खाने में तो मजा ही अलग है।
वो गांव एक प्रसिद्ध शाकाहारी गांव था। वहां के लोग सभी हरी सब्जियां खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं और वो मुर्गियों को पाला करते थे। वहीं दूसरी तरफ रूपा और आनंदा दोनों सास बहू बहुत बड़ी मांसाहारी होती हैं। उन्हें सुबह शाम मुर्गी की टंगड़ी खाने में बहुत स्वाद आता है। वो चाह कर भी इसे छोड़ नहीं पाती। जब रूपा और आनंदा दोनों मुर्गियों को काट कर उन्हें बनाने लगती हैं, तो उन मुर्गियों की खुशबू गांव के कई घरों के अंदर पहुंच जाती है, जिसे सूंघकर गांव के कई लोग आपस में बात करने लगते हैं। अरे हाँ, बड़ा स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। ऐसी खुशबू तो मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। हाँ, इस खुशबू ने तो मेरे पेट में भूखी मचा दी। मन कर रहा है बस इस खुशबू के पीछे पीछे चलती जाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे गांव में तंदूरी चिकन बना रहा है। ऐसी खुशबू तो उसी की होती है। अरे मालती बहन, तुम्हें कैसे पता कि ये खुशबू चिकन तंदूरी की है? कहीं तुम भी चिकन तो नहीं खाती हो? शांति की ये बात सुनकर मालती सोच में पड़ जाती है और अपने मन ही मन कहने लगती है, अरे ये क्या, मेरे मुंह से ये बात क्यों निकली? अब इन गांव वालों को ये पता ना चल जाए कि मैं भी बहुत चिकन तंदूरी खाया करती थी। क्या हुआ मालती बहन, तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? कहीं तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? अरे भला मैं क्यों आप लोगों से कुछ छुपाऊंगी? मुझे तो इस खुशबू का इसलिए अंदाजा है क्योंकि कुछ दिन पहले मैं एक गांव में गई थी। वहाँ पर सभी लोग मांसाहारी थे जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था। लेकिन तुम इस बात पर क्यों ध्यान दे रहे हो? फिलहाल तो हमें उन लोगों को ढूंढना जरूरी है ना जो इस गांव में तंदूरी चिकन बना रहे हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो। अरे चलो देखते हैं कौन है जो हमारे शाकाहारी गांव में तंदूरी चिकन बना रहा है। उस तंदूरी चिकन की खुशबू को सूंघते सूंघते गांव के सभी लोग रूपा और आनंदा के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अपनी आंखों से उन्हें तंदूरी चिकन बनाते हुए देखते हैं, तो गांव के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे इन्होंने तो हमारे शाकाहारी गांव को मांसाहारी बना दिया। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव में तंदूरी चिकन बनाने की? तुम्हें पता भी है एक मुर्गी को मारने पर तुम्हें कितना बड़ा पाप लगेगा? अरे इनके तंदूरी चिकन की खुशबू तो बहुत लाजवाब आ रही है। मन कर रहा है कि खा लूं, लेकिन क्या करूं? इन शाकाहारी गांव के लोगों के सामने मैं कुछ भी नहीं कर सकती। शाकाहारी गांव के बहुत से लोग शाकाहारी तो थे, लेकिन उनमें से कई लोग मांसाहारी भी थे। और जैसे ही राकेश और मालती चिकन तंदूरी अपने सामने देखते हैं, तो उनसे रुका नहीं जाता। तभी राकेश कहता है, लेकिन इस खुशबू का आनंद उठाने का भी मजा अलग ही है। आखिर इस चिकन तंदूरी में इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ सकती है? अरे सिर्फ खुशबू ही नहीं, बल्कि ये पूरा का पूरा बहुत स्वादिष्ट है। अगर तुम लोग एक बार खाओगे तो हमसे दोबारा मांगोगे। देखो गांव वालों, मुझसे और रहा नहीं जा रहा। मैंने तुम लोगों से झूठ बोला। दरअसल मैं पहले से चिकन खाती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने सब छोड़ दिया। अब जब मेरे सामने चिकन तंदूरी है तो मैं उसे जरूर खाऊंगी। अरे तो फिर तुम्हें रोका किसने? ये लो चिकन तंदूरी खाओ। बस कर बहू, कहीं ये शाकाहारी गांव वाले हमारे पीछे न पड़ जाएं। आनंदा ऐसा रूपा के कानों में फुसफुसाने लगती है, लेकिन तभी ममता कहती है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा सा दोगी? रूपा ममता और मालती को चिकन तंदूरी दे देती है, जिसके बाद रूपा चिकन तंदूरी खाकर बहुत खुश होती है। देखते ही देखते राकेश भी चिकन तंदूरी खाने लगता है। उन्हें देखकर वहां गांव की और भीड़ लग जाती है। अरे वाह माँ जी, देखो तो सही, इस गांव के सभी लोगों को तो हमारे हाथ का चिकन तंदूरी बहुत पसंद आया। हाँ बहू, यहाँ तो मुर्गा भी मुफ्त का ही है। क्यों ना हम यहाँ चिकन तंदूरी का काम शुरू करें? मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा चलेगा। अरे माँ जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। उस दिन के बाद से आनंदा और रूपा फ्री में गांव की मुर्गी उठाकर उनका चिकन तंदूरी बनाकर बेचने लगती हैं, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है और वो अच्छे से अपना व्यवसाय शुरू कर पाती हैं, जिसकी बदौलत वो शाकाहारी गांव में अपना खुद का घर भी बनवा लेती हैं और खुशी खुशी वहां रहने लगती हैं।